हाँ जी दोस्तों, so today we are going to start as well as finish our insurance audit chapter. But before starting the video, kindly pause this here and read it very carefully. इसको एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आगे बढ़ना. ठीक है, 2 सेकंड पॉज करो, उसके बाद आगे बढ़ना. ओके, चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ. आई होप आपने पढ़ लिया है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 11 इंश्योरेंस ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनी ऑन एन अप्रोक्स अपना लास्ट चैप्टर है. मतलब बाकी सारे चैप्टर अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रेक्टिफिकेशन सीरीज के अंदर ही. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा. फर्दर रेक्टिफिकेशन निमोनिक ट्रिक सीरीज है, इसके अंदर समझाने पे फोकस नहीं दूंगा. जैसा भी आपने पढ़ा होगा, समझाने के लिए अपना फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे अवेलेबल है. बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच है यूट्यूब पे अवेलेबल. उसमें आपको समझना प्लस रेक्टिफिकेशन दोनों के दोनों मिल जाएगा. नीचे लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, ये स्टार्टिंग सबसे पहले अब ये लिमिट से एमसीक्यू पर्पज से ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये आप पढ़ लेना. वैसे भी इसको छोड़ो. तब सबसे पहले एलआईसी के अंदर फर्स्ट टॉपिक है एक्चुअरियल डिपार्टमेंट का. एक्चुअरियल जो डिपार्टमेंट होता है, एक्चुअरियल डिपार्टमेंट के क्या कौन से की एरिया होते हैं, क्या क्या काम करते हैं इंश्योरेंस बिजनेस में. दैट इज बीएमएस पीएमएस. दैट इज बीएमएस पीएमएस. एक्चुअरियल डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर. दैट इज बीएमएस पीएमएस. बीएमएस पीएमएस. बीएमएस पीएमएस. बीएमएस पीएमएस. बीएमएस पीएमएस. बीएमएस पीएमएस. BMS PMS. BMS PMS. BMS PMS. BMS PMS. BMS PMS. बी से बिजनेस प्लानिंग. बी से बिजनेस प्लानिंग. बी से बिजनेस प्लानिंग. एम से मैनेजमेंट रिपोर्टिंग और वेरियस बिजनेस वैल्यूएशन. मैनेजमेंट रिपोर्टिंग और वेरियस बिजनेस वैल्यूएशन. एस से सॉल्वेंसी मैनेजमेंट. पी से प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एम से मॉडल डेवलपमेंट. ये दोनों डेवलपमेंट के हो गए. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मॉडल डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मॉडल डेवलपमेंट. एस से स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन और रिजर्विंग. स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन और रिजर्विंग. यहाँ पे वैल्यूएशन वाला पॉइंट लिंक करो तुम, तुम्हारे वैल्यूएशन के भी 2 पॉइंट हो गए. सो बीएमएस पीएमएस. बी से बिजनेस प्लानिंग. एम से मैनेजमेंट रिपोर्टिंग और बिजनेस वैल्यूएशन. वैसे एस से भी था स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन एंड रिजर्विंग. एस से सॉल्वेंसी मैनेजमेंट भी था, एस से स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन भी था. और 2 डेवलपमेंट वाले पॉइंट थे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मॉडल डेवलपमेंट. प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मॉडल डेवलपमेंट. तो बीएमएस पीएमएस. बी से बिजनेस प्लानिंग. एम से मैनेजमेंट रिपोर्टिंग ऑन वेरियस बिजनेस वैल्यूएशन. एस से सॉल्वेंसी मैनेजमेंट. पीएमएस. पी से प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एम से मॉडल डेवलपमेंट. एस से स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन एंड रिजर्विंग. ओके, चलो नीचे. पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल. इसमें कुछ याद करने का नहीं, मैंने ऐसे ही डाल दिया तो फटाफट समझने का है. पॉलिसी लैप्स मतलब किसी बंदे ने प्रीमियम ही नहीं दिए. तुम्हारा किसने इंश्योरेंस कर रखा है, तुम्हारे से एलआईसी से तुमने इंश्योरेंस ले रखा है, तुम प्रीमियम ही नहीं दे रहे, तुम्हारी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी ना. तुम प्रीमियम ही नहीं दे रहे, तुमको एक्स्ट्रा प्रीमियम पेड के, प्रीमियम का जब डेज आ गए, ड्यू हो गया प्रीमियम, उसके बाद भी तुमको एक्स्ट्रा 15-20 दिन और देगा बंदा एलआईसी कंपनी, कि तुम 15-30 दिन के अंदर और ग्रेस पीरियड इसके अंदर भी पेमेंट कर सकते हो. पर तुम तो नहीं, उसमें भी नहीं करोगे तो बस खत्म. सबका लॉस होगा, तुम्हारा भी लॉस होगा. तुमको कभी अब रिस्क कवर नहीं मिलेगा उसको. अब सामने वाला जो एजेंट था जिसके थ्रू कराया, उसको कमीशन नहीं मिलेगा. और जो कंपनी है उसको प्रीमियम नहीं मिलेगी. ठीक है, और फिर भी 5 साल तक, कुछ कंपनियां ऐसी होती है 5 साल के अंदर अंदर फिर भी रिवाइव करने के लिए बोल देती है, पर 5 साल से ज्यादा तो कभी भी रिवाइव नहीं करने देता है वो. रिवाइवल, रिवाइवल मतलब आप वापस से पैसा दे दो उनको, डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो, तो वो पॉलिसी वापस कंटिन्यू हो जाती है. तो अब ये वाला पढ़ो. डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, 15-30 दिन का ग्रेस पीरियड भी देता है. उससे सारे शेयर होल्डर अफेक्ट होते हैं, जो मैंने तुमको बोला, पॉलिसी होल्डर, एजेंट, इंश्योरर. और रिवाइवल कभी भी 5 साल के बाद तो कभी भी अलाउ नहीं होगा ज्यादा. ठीक है, तो अब ऑडिटर को क्या चेक करना है, ऑडिटर को देखना है कि ड्यू डेट मार्क कर रखी है ना इंश्योरेंस कंपनी ने, तभी तो पता पड़ेगा कि किसी बंदे का पैसा ओवर ड्यू हुआ नहीं हुआ, प्रीमियम ओवर ड्यू हुई नहीं हुई. तो ड्यू डेट मार्क कर रखी है ना प्रॉपर. सबसे पहले ड्यू डेट मार्क कर रखी है ना, प्रॉपरली मेंटेन कर रखी है ना. और अगर उन्होंने कोई भी लैप्स हुआ, नॉन रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम, तो उसमें मार्क करो कि हाँ भाई ये पॉलिसी लैप्स हो गई ड्यू टू non receipt of premium. So due dates are recorded and monitored properly. Mark lapse on non receipt of premium. एंड रिवाइवल रिक्वेस्ट आई है, किसी ने वापस पैसा दिया है तो भाई ध्यान रखना, ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा. रिवाइवल रिक्वेस्ट आई है तो पैसा भी रिसीव हो गया और जो जो डॉक्यूमेंट उससे मंगवाए थे वो भी रिसीव हो गए. देन प्रीमियम कलेक्शन अकाउंटिंग एंड रिकंसिलेशन. प्रीमियम कलेक्शन पे कैसे चेक करना है, इसकी ट्रिक क्या होगी. प्रीमियम कलेक्ट हुआ क्या, सबसे पहले तो क्या करना है, प्रीमियम कलेक्शन को चेक करना है. तो प्रीमियम से पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, बेसिक चीजें, बेसिक चीजें. प्रीमियम सबसे पहले कैलकुलेट करके बतानी पड़ेगी ना कि इतनी प्रीमियम हुई ये प्रीमियम पर. सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी प्रीमियम. उसके बाद पूछेंगे कलेक्ट हुई क्या. सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी प्रीमियम. फिर अपन पूछेंगे प्रीमियम कलेक्ट हुई क्या. उसके पूछेंगे प्रीमियम कलेक्ट हुई क्या. वो बोलेगा हाँ भाई ये तो एडवांस में कलेक्ट हो गई थी, हाँ भाई ये तो एडवांस में कलेक्ट हो गई थी. तो उसके भाई एडवांस में कलेक्ट हो गई थी ना, उसको अभी रिवेन्यू मत मांगना जब तक पॉलिसी इशू नहीं हो जाए. उसको रिवेन्यू मत मानना, रिपोर्ट इट एज ए लाइबिलिटी. रिपोर्ट इट एज ए लाइबिलिटी. सबसे पहले कैलकुलेट करके बताएंगे कि भाई तेरा इतना प्रीमियम बन रहा है. उसको बोलेंगे ये कलेक्ट हो गई क्या, वो बोलेगा हाँ भाई ये तो एडवांस में कलेक्ट हो गई थी. तो उसको बोलेंगे भाई इसको इनकम मत मानना अभी तक जब तक पॉलिसी इशू नहीं हो जाए. रिपोर्ट इट एज ए लाइबिलिटी. रिपोर्ट इट एज ए लाइबिलिटी. ठीक है, सुनो जो मैं बोल रहा हूं ना
वो उसका मतलब और कुछ है और आईसीआई ने लिखा है उसका मतलब और कुछ है, बट ये याद कराने की वजह से मैं तुमको अलग मतलब और कुछ समझा रहा हूँ, मतलब ये एज ए स्टोरी बता रहा हूँ, बाकी इसका मतलब और कुछ निकलेगा, ठीक है ना। पहले ही बोल दिया था अंडरस्टैंडिंग पर्पज से नहीं है ये सब। सो कैलकुलेट करो प्रीमियम कितनी थी, कलेक्ट हो गई क्या, हाँ भाई एडवांस में ही कलेक्ट हो गई थी, तो पर एडवांस में कलेक्ट तो हो गई थी, तो उसको इनकम तभी रिकॉग्नाइज करना जब पॉलिसी इशू हो जाए, वरना रिपोर्ट इट एज ए लाइबिलिटी, रिपोर्ट इट एज ए लाइबिलिटी। कैलकुलेट द प्रीमियम, अकाउंटिंग सिस्टम आपका सही है ना, जो अच्छे से कैलकुलेट कर रहा है प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है ना, बिल्कुल सबको अच्छे से सिस्टम अपना एम्प्लॉयड है। कलेक्शन, कलेक्शन पे अपने को कलेक्शन पे अपन को सारे कंट्रोल वगैरह लगाने हैं, डेली रिकंसाइल करना है पेमेंट को, उसको डेली डिपॉजिट भी करना है टाइमली बेसिस पे, सब कुछ करना है। अगर कोई भी क्रेडिट हुआ सेपरेट बैंक में, कोई भी विड्रॉल नहीं हुआ, जनरल एक्सपेंडिचर के लिए विड्रॉ नहीं कर सकते उसको, ठीक है, ये ठीक है। तो उसको एडवांस सिस्टम कैपेबल है एडवांस प्रीमियम को अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए, हाँ इतनी प्रीमियम इस बार एडजस्ट करनी है और बाकी की रिमेनिंग प्रीमियम एडवांस है। रिकॉग्नाइज एज इनकम, रिकॉग्नाइज एज इनकम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इशूड पॉलिसी, ओनली इशू पॉलिसी पे, बाकी लायबिलिटी रिपोर्ट होगी। सो रिपोर्ट से यहाँ पे होगा कि रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी, रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी लाइक एमआईएस होती है ना, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कैसे रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी उससे, ठीक है, ये वो हो गया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट इट मेड एज पर, ये चीजें चेक करेंगे अपन, फिर उसको सेफ्टी कंट्रोल है, उसके बाद उसकी अकाउंटिंग चेक करेंगे, ये तीनों मैंने बांट दिया, उसके अंदर भी और बांटा है। तो इन्वेस्टमेंट, अब भाई इंश्योरेंस कंपनी है तो कभी भी कोई भी नॉर्मल कंपनी भी अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो मीटिंग होती है पूरी की पूरी, तुमने पढ़ रखा होगा सेक्शन 186 कंपनीज एक्ट वगैरह के अंदर, पूरी मीटिंग होती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है, कंपनी की पॉलिसी होती है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, पर साथ में ये इसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी पे तो आईआरडीए लॉ एंड रेगुलेशन भी लग रहा है, तो आईआरडीए को भी फॉलो करना पड़ेगा, आईआरडीए को भी फॉलो करना पड़ेगा। सो इन्वेस्टमेंट को सब कुछ चीजें ध्यान में रख के करना है कि कंपनी की क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, कंपनी की क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मिनट्स ऑफ मीटिंग भी पढ़ने पड़ेंगे अपन को, इन्वेस्टमेंट कंपनी के मिनट्स ऑफ मीटिंग भी करने पड़ेंगे कि उन्होंने फैसला लिया वहां पे करे, आईआरडीए की लॉ एंड रेगुलेशन भी ध्यान में रखने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट करते वक्त, ठीक है। तो ये बहुत ईजी हो गया, ये नॉर्मल है। अब सेफ्टी एंड कंट्रोल है नहीं है, इन्वेस्टमेंट सेफ एंड कंट्रोल है नहीं है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कार के अंदर एसएसडी लगा दो, बिल्कुल सेफ हो जाएगी, कार के अंदर एसएसडी लगा दो, बिल्कुल सेफ हो जाएगी, कार के अंदर एसएसडी लगा दो, बिल्कुल सेफ हो जाएगी, कार के अंदर एसएसडी लगा दो, बिल्कुल सेफ हो जाएगी, कार के अंदर एसएसडी लगा दो, बिल्कुल सेफ हो जाएगी। एसए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एसए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी, एसओपी, एसओडी, एसओपी, एसओडी सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एसए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, देन डी से डिजास्टर रिकवरी, डी से डिजास्टर रिकवरी, डी से डिजास्टर रिकवरी, एसओडी, एसओपी, एसओडी एसओपी हो गया अपना, और एक डिजास्टर रिकवरी, कार के अंदर एसएसडी लगा दो, एसएसडी सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, डिजास्टर रिकवरी। कार के अंदर लगा दो कैश मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल, रिकंसिलेशन, कैश मैनेज सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल, रिकंसिलेशन, कैश मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल, और एक और रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन करना है मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक कस्टोडियन का, एक्सेस कंट्रोल देखना है कि जिसको जितनी एक्सेस देनी चाहिए, जिसकी ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उतनी उसको एक्सेस दो। कैश मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कैश को एक तरह से मैनेज करने का सिस्टम होता है, कब किसको कैसा देना है, कहाँ पे किसको रिडम्पशन करना है, वो सब, ठीक है। तो चलो कार के अंदर एसएसजी लगा दो, एसएसडी सिग्रेशन, एसओडी एसओपी, एसओडी एसओपी सिग्रेशन ड्यूटी, एसओपी से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फिर डी से डिजास्टर रिकवरी, सी आर कार के अंदर, सी ए आर कैश मैनेजमेंट सिस्टम, ए से एक्सेस कंट्रोल, आर से रिकंसिलेशन। अब उसके बाद अकाउंटिंग का याद करना हो तो कर लो, फ्लो डाटा फ्रॉम पीएमएस टू इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, और एक एनएवी का कंप्यूटेशन, ठीक है, हटाओ उसको। कमीशन पेबल टू एजेंट, कमीशन पे करा एजेंट को कैसे चेक करना है, उसमें देखना है कि कितना बड़ा 3CA तू, उसको क्या बोलेंगे एजेंट को, कितना बड़ा 3CA तू, 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 कितना मतलब कितना कमीशन पे करना है, जितना कमीशन कैलकुलेट करा एलिजिबल है उसका, कितना कमीशन कैलकुलेट करने वाला सिस्टम जो कमीशन कैलकुलेट करके दिया, कितना मतलब हाउ मच, कितना मतलब हाउ मच प्रीमियम, सो सिस्टम ने जितना कैलकुलेट करा उतना, और आईआरडीए जो इंश्योरेंस एक्ट है उसकी लिमिट में सिस्टम ने जितना कैलकुलेट करा उतना, और आईआरडीए जितने लिमिट है आईआरडीए की उतना। 3C, 3C यहाँ पे 3C हो गए, यहाँ पे ये 3C हो गए। क्लोड बैक पॉलिसी, अगर आपको प्रीमियम नहीं मिल रहा है तो कमीशन को भी, एजेंट को भी कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो क्लोड बैक पॉलिसी हो जाएगी, कैंसिल पॉलिसी पे उसको कमीशन ले भी लेंगे अगर एक्स्ट्रा दिया तो। कंप्लीटनेस और कमीशन पेमेंट सिस्टम, कंप्लीटनेस चेक करना है प्रोसेसिंग सिस्टम का, और रिव्यू द कमीशन पेमेंट सिस्टम इज सिंक विद द प्रीमियम कलेक्शन सिस्टम, जब प्रीमियम मिलेगी तभी उसको कमीशन देंगे एजेंट को, तो कमीशन पेमेंट सिस्टम। तो 3C में क्या होगा, कितना बड़ा, कितना से कितना जो सिस्टम ने कैलकुलेट करा उतना, और विद इन द लिमिट ऑफ आईआरडीआई, और 3C से क्लोड बैक पॉलिसी, कंप्लीटनेस, कमीशन सिस्टम, कमीशन पेमेंट सिस्टम, क्लोड बैक, कंप्लीटनेस, कमीशन पेमेंट सिस्टम, क्लोड बैक, कंप्लीटनेस, कमीशन पेमेंट सिस्टम। ओके चलो
अब उसके बाद अपन पहुंच गए जीआईसी में। जीआईसी के अंदर फर्स्ट वापस आ गया कमीशन। ऊपर अपन ने पढ़ा ना कितना बड़ा 3CA2, यहाँ पे कितना दिया, किसको दिया, उसने बिल वाउचर दिया होगा, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करो। ऊपर एलआईसी का पढ़ा था, यहाँ पे अपन जीआईसी का पढ़ रहे हैं। कितना दिया, किसको दिया, उसने बिल वाउचर दिया होगा, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करो। कितना दिया, किसको दिया, उसने बिल वाउचर दिया होगा, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करो। कितना दिया, किसको दिया, उसने बिल वाउचर दिया होगा, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करो। कितना दिया, कितना दिया, एक तो जितना आईआरडीआई ने को बोला था, आईआरडीआई को हमने फाइल करा, कितना दिया उतना ही दिया है, आईआरडीआई की परमिशन से ज्यादा नहीं दिया है। और जितना करेक्ट अमाउंट था वही दिया है, मतलब करेक्ट ने जो सिस्टम ने कैलकुलेट करा था ऊपर वाला पॉइंट, आईआरडीआई ने जितना बोला उतना ही दिया है। तो पेड एज पर द रेट फाइल्ड विद द आईआरडीआई, नॉट पेड एक्सेस विद द लिमिट स्पेसिफाइड बाय द आईआरडीआई। ठीक है, तो कितना दिया है, किसको दिया है, अपने एजेंट को दिया है जो अपने लिए बिजनेस लाया है, और जो ब्लैक लिस्टेड नहीं है आईआरडीआई से, जो बंदा अपने लिए बिजनेस लाया है, सोलिसिटेड द बिजनेस, उसको अपन ने दिया है। और जो बंदा ब्लैक लिस्टेड नहीं है आईआरडीआई से, जो बंदा ब्लैक लिस्टेड नहीं है आईआरडीआई से, उसको दिया है। उसने बिल वाउचर दिया होगा, उसकी अकाउंटिंग करो, उसने बिल वाउचर दिया होगा, उसकी अकाउंटिंग करो। वाउच द डिसबर्समेंट एंट्री विद द वाउचर ऑन द कमीशन बिल्स, उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर्ली करो। कमीशन आउट गो फॉर द पीरियड हैज बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड, ड्यूली अकाउंटेड। ठीक है, तो ये हो गया। क्लेम रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, किसी ने अपने ऊपर क्लेम करा है तो उसका कैसे रजिस्टर होगा, क्या क्या मेंटेन करना है, इसका बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस समझेंगे अपन। किसी बंदे को अगर कुछ क्लेम करना होगा, अपने को इंटीमेट करेगा, अपने को क्या करेगा, इंटीमेट करेगा। सबसे पहले उसका इंटीमेशन है, सबसे पहले इंटीमेशन है, फिर अपनी एक अश्योरेंस टीम होगी, वो अश्योरेंस टीम आके चेक करेगी, हाँ भाई सब कुछ क्लेम वगैरह सब कुछ सही है, इसको डिसबर्स कर दो, इसको डिसबर्स कर दो, फिर उसको अपन पे कर देंगे, उसको अपन पे कर देंगे। तो उसकी जो जली हुई गाड़ी थी, गाड़ी के अगेंस्ट में अगर अपन ने पे करा, उसकी गाड़ी जल गई, तो जली हुई गाड़ी तो अपनी हो गई ना, अपन ने उसको पूरे रुपए दे दिए, तो जली हुई गाड़ी मतलब सैल्वेज असेट अपन ले आएंगे, सैल्वेज असेट अपन खुद ले आएंगे। पर्सन पर्सन ने इंटीमेट करा अपन को क्लेम, फिर अपने उसके बाद अश्योरेंस टीम आई, उसके बाद अश्योरेंस टीम आई, उन्होंने बोला कि हाँ इसको डिसबर्स कर दो, इसलिए हमने उसको पैसा दे दिया, पे कर दिया। उसके बाद जो सैल्वेज असेट है, जो सैल्वेज असेट होगी वो अपन ले आएंगे। क्लेम इंटीमेशन रजिस्टर उसने इंटीमेट करा, क्वालिटी अश्योरेंस टीम का, फिर डिसबर्स कर दिया, क्लेम पेड रजिस्टर और सैल्वेज रजिस्टर, ये रजिस्टर अपन को मेंटेन करने पड़ेंगे। क्लेम पेड, क्लेम जो पे करना है, मतलब अपन ने कोई भी क्लेम आया अपने को फाइनल, तो उसको पे करना है, तो कब करना है, कितना करना है, किसने करना है, कब करना है, कब कितना किसने, कब कितना किसने, मतलब कौन करेगा, कब कितना किसने, कब कितना किसने। क्लेम आया तो आपको आएगा कि उसको कब पे करना है, कितना पे करना है और कौन पे करेगा। कब पे करना है, कितना पे करना है और कौन पे करेगा। कब पे करना है, कितना पे करना है, कौन पे करेगा। क्लेम कब पे करना है, कितना पे करना है और कौन पे करेगा। कब पे करना है, जब अपन के पास लास्ट डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाए, उससे सारे डॉक्यूमेंट मंगाए थे, तो विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज में उसको पे करना है। कितना करना है, पार्शियल पे करा, पूरा पे करा या क्या करा, पार्शियल पे करा है। अगर अपन ने क्लेम पार्शियल पे करा है तो उसको ड्यूली वाउच करो, उसको ड्यूली वाउच करो। फुल्ली पे कर दिया तो उससे अनडिस्चार्ज क्वालिफाइड नोट ले लो, फुल्ली पे कर दिया उससे अनडिस्चार्ज क्वालिफाइड नोट ले लो। और अगर अपन को इंश्योरर है तो अपने को 50-50% अगर ऐसी अपनी लाइबिलिटी है तो ओनली 50% ही पे करेंगे भाई, अपन की ज्यादा पे करें। तो कब पे करना है, 30 दिन के अंदर अंदर। कितना पे करना है, पार्शियल है, फुल है या फिर कोई इंश्योरर है वो देखना है। कौन पे करेगा, ड्यूली सैंक्शन बाय द ऑथोराइज बंदा, जो ऑथोराइज बंदा है वो पे करेगा। उसके बाद सेम जो अपन ऊपर पढ़ा था, उसकी जो सेलवेज एसेट होगी वो सेलवेज एसेट अपन ले आएंगे, तो उसको अकाउंट फॉर भी कर देंगे। और अगर उस बंदे ने प्रीमियम नहीं दिए तो हम क्यों उसको भाई क्लेम देंगे, हम उसको क्लेम भी नहीं देंगे, उसने हमको प्रीमियम नहीं दी, हम क्यों उसको क्लेम दें, हम भी नहीं देंगे। देन क्लेम प्रोविजन, अभी अपन ने पहले पढ़ा था क्लेम पे कर दिया, पेड, अब यहाँ पे क्लेम का प्रोविजन। तो अपन देखेंगे भाई तुमने प्रोविजन बना रखा है बुक्स में, वो किस बेसिस पे बना रखा है और कितना बना रखा है, किस बेसिस पे बना रखा है और कितना बना रखा है, क्या मेथड है कैलकुलेशन का। ठीक है, किस बेसिस पे बना रखा है, कितना बना रखा है और क्या बेसिस है कैलकुलेशन का। किस बेसिस पे बना रखा है, बंदे ने लॉस इंटीमेट करा होगा आपको, तो लॉस इंटीमेट करा होगा, उस बेसिस पे बना रखा है। ईयर एंड पे जितने भी अनसेटल्ड क्लेम है, ईयर एंड पे जितने भी अनसेटल्ड क्लेम है, लॉस का उसने इंटीमेशन दिया। ईयर एंड पे जितने भी अनसेटल्ड क्लेम है, लॉस आया, ये बंदे ने यहाँ पे अपन को इंटीमेशन दिया है, यहाँ पे इंटीमेशन दिया है। अब यहाँ पे ईयर एंड हो गया, अभी तक पे नहीं करा है, यहाँ पे इंटीमेशन दिया है उसने, यहाँ पे ईयर एंड हो गया पर अभी तक पे नहीं करा है, और ये सब्सिक्वेंट इवेंट चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, सब्सिक्वेंट इवेंट चल रहा है, यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट चल रहा है, और यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट फाइनल हुई है अपनी। तो ये इंटीमेशन वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पे ईयर एंड पे क्या उसका अनसेटल्ड क्लेम है वो भी देखना है, सब्सिक्वेंट इवेंट भी देखना है, उस बेसिस पे भी बना अपन को देखना पड़ेगा प्रोविजन कितना बनाना है। और फिर उसके बाद फाइनली ये हो गई अपना ऑडिट रिपोर्ट हो गई। और एक लॉयर की एडवाइस भी तो लेनी है कि भाई इसका, लॉयर की एडवाइस से पता पड़ेगा ना कि लॉयर बताएगा कि इतने चांसेस है केस हारने के, इतने एडवांस चांसेस है केस जीतने के, वो सारा भी देखना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो ये वाले चार्ट से तुम्हारे 3 पॉइंट याद हो जाएंगे और एक लोअर की एडवाइस। अब कितना बनाना है भाई, जितना अपन लीगली लायबल है उतना बनाना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। जितना लीगली लायबल है उतना ही बनाना है, नॉट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड। को इंश्योरर है जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, तो 50-50% वाला को इंश्योरर ही बनाना है। सेल्वेज एसेट वाला पॉइंट भी वापस आ जाएगा। नेट ऑफ सेल्वेज बनाना है, जो गाड़ी की आएगी अपन को वापस जली हुई, उस गाड़ी को जो स्क्रैप में बेचेंगे उसको नेट करके ही प्रोविजन बनाना है। तो नेट ऑफ एक्सपेंस, नेट ऑफ इनकम। ओके, तो ये भी हो गया अपना। कितना बनाना है, जितने के लिए लीगली लाइबल है उससे ज्यादा नहीं बनाना, नॉट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड। को इंश्योर्ड तो 50-50% बनाना है और नेट ऑफ सेल्वेज बनाना है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, एवरेज क्लोज जो अपने बचपन में आईपीसीसी के अंदर पढ़ा था वो वाला एवरेज क्लोज वरना हटाओ इसको भी। चलो नीचे आ जाओ। वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम, ऊपर अपन ने पढ़ा था एलआईसी का, भी अपन पढ़ रहे हैं जीआईसी का प्रीमियम। उसके अंदर अपन ने ऊपर जो अपन ने पढ़ा था वो प्रीमियम पढ़ा था एलआईसी का, कि प्रीमियम मिला क्या एडवांस में, वो बोलेगा हाँ एडवांस में मिल गया था, पर उसको जब तक रिकॉग्नाइज मत करना, पॉलिसी इशू नहीं हो जाए तब तक रिपोर्ट करो एज ए लाइबिलिटी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम, या तो मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला, क्या क्या चांसेस हो सकती है, प्रीमियम मिला नहीं मिला या एडवांस में मिल गया था, प्रीमियम मिला नहीं मिला या एडवांस में मिल गया था, ये चांसेस होते हैं ना, मिला नहीं मिला एडवांस में मिल गया था, या फिर मिल गया पर हमने वापस रिटर्न कर दिया। तो मिल गया पर हमने वापस रिटर्न कर दिया। तो मिला तो कलेक्शन पे, मतलब मिल गया रिसीव हो गया तो उसके कलेक्शन पे क्या क्या इंटरनल कंट्रोल है वो देखना है, सिस्टम ऑफ कलेक्शन भी देखना है, इंटरनल कंट्रोल ऑन कलेक्शन एंड सिस्टम ऑफ कलेक्शन भी देखना है। रिव्यू द सिस्टम यूज्ड बाय द कंपनी टू कलेक्ट द मनी अंडर एंड इशू द पॉलिसी। और मनी कलेक्ट हो गई, अगर एजेंट के पास पैसा मिल गया तो उससे एज सुन एज पॉसिबल कंपनी खरीद वापिस उससे एजेंट से पैसा ले लो, ठीक है ना। तो ये मिल गया। एक नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो पॉलिसी इशू मत करो, अगर प्रीमियम कलेक्ट नहीं हुई, चेक डिसोनर हो गया या फिर रिस्क बढ़ गई पर प्रीमियम अभी तक उसने कमी पे करा है, प्रीमियम तक कमी पे करा है। तो मिला में उसका इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, सिस्टम ऑफ कलेक्शन चेक करना है और एक एजेंट से जल्दी पैसा लेना है। नहीं मिला तो पॉलिसी इशू मत करो, मतलब प्रीमियम नहीं मिली या फिर चेक डिसोनर हो गया या फिर नॉट बीन कलेक्टेड तो रिस्क कवर इंक्रीज हो गया, ठीक है। या एडवांस में ही मिल गया, मिला नहीं मिला या एडवांस में ही मिल गया। अगर एडवांस में ही मिल गया तो अपन उसके लिए रिस्क के लिए लायबल नहीं है भाई, एडवांस में तुम दे दोगे तो हम तो ये ना उसको तुम्हारी रिस्क जल्दी कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, पॉलिसी की डेट से ही चालू होगा। रिसीवर एडवांस अकाउंट पे अपन रिस्क पे नहीं है, ठीक है। मिला पर वापस दे दिया, मिला नहीं मिला, एडवांस में मिल गया, मिला पर वापस दे दिया, प्रीमियम ओरिजिनली रिसीव हुई थी वो रिफंड कर दिया, तो जो कमीशन दिया था एजेंट को वो कमीशन भी वापस लो, कमीशन दिया था वो कमीशन भी वापस लो, और अपन कोई भी रिस्क का अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। मिल गया, ओवरऑल प्रीमियम मिला तो उसको पॉलिसी इशू कर दो जीएसटी लगा के, पॉलिसी इशू कर दो जीएसटी लगा के, ठीक है। चलो, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड एजेंट बैलेंस कैसे चेक करेंगे। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, जो अभी तक प्रीमियम उधार में चल रही है, प्रीमियम आया नहीं है, तो देखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम मिल गई क्या, बोलेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम मिल गई क्या, ऑडिटर तो यही आके पूछेगा ना, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम मिल गई क्या, तो बोलेगा नहीं मिली, तो भाई अपने चाचा जी का लड़का तो है ना जो अभी तक प्रीमियम नहीं मिली, कोई गारंटी सिक्योरिटी तो ले रखी है, एटलीस्ट कोई गारंटी सिक्योरिटी तो ले रखी है ना, तो पूछेगा ऑडिटर की प्रीमियम मिल गई क्या, प्रीमियम मिल गई क्या, बोलेगा नहीं मिली, तो भाई कोई अपने चाचा का लड़का नहीं है वो, उसके कुछ गारंटी वगैरह तो ले रखी है या वो भी नहीं ले रखी है कि हाँ नहीं मिली तो नहीं मिली, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। और एक एजेंट बैलेंस, एजेंट बैलेंस अब कैसे करेगा, एजेंट के पास अपने रुपए पड़े अभी तक जो एजेंट ने कलेक्ट कर लिए थे वो इंश्योरेंस कंपनी को दिए नहीं, मतलब अपने अपन को अभी तक दिए नहीं उसने, तो एजेंट बैलेंस एक तरह से डेटर बैलेंस हो गया। तो डेटर बैलेंस सबसे पहले एजिंग लेंगे, सर डेटर बैलेंस सबसे पहले एजिंग लेंगे, यार ये बंदा 1 साल से रुपए लेके बैठा है, ये 3 साल से रुपए लेके बैठा है, ये एजेंट अपन को पैसे देने के मूड में ही नहीं है क्या, ये खुद तो लेके बैठ गया पॉलिसी होल्डर से पर अपन को अभी तक दे ही नहीं रहा है, तो एजिंग चेक करेंगे। तो एजिंग चेक करी अपन ने, देखा कि यार ये 365 दिन से ज्यादा भी, 360 डेज से ज्यादा भी इतने लोग पड़े, तो अभी तक अपन देखेंगे कि यार इतने ओल्ड बैलेंस का करे क्या, इतना ओल्ड बैलेंस क्यों पड़ा है, इतना ओल्ड बैलेंस क्यों पड़ा है, रीजन क्या है इसको रखने का, नहीं मिलने वाला तो इसको एडजस्ट करो, राइट ऑफ करो, नहीं मिलने वाला तो इसको एडजस्ट करो, राइट ऑफ करो, मतलब इसको एडजस्ट दे दो। रीजन क्या है भाई इतना ओल्ड बैलेंस रखने का, रीजन क्या है, अगर कोई रीजन नहीं है तो इसको एडजस्ट कर लो, मतलब राइट ऑफ कर दो। और डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो भाई पॉलिसी तुमने अभी तक इशू क्यों नहीं करी है, मतलब अपने पास पैसा आ गया तो भी पॉलिसी इशू नहीं करी, डेबिट बैलेंस है तो इसको एडजस्ट करो, राइट ऑफ करो। तो यहाँ पे वो ये एजिंग चेक करी, फिर उसको अपन देखेंगे रीजन क्या इतना ऑल्ड बैलेंस रख रखा है, इन ऑपरेटिव बैलेंस है अभी तक ऑल्ड बैलेंस रख रखा है, तो इसको अगर है तो अगर तुमको डेबिट बैलेंस वगैरह है तो इसको एडजस्ट कर लो, ऑल डेबिट बैलेंस है तो इसको एडजस्ट कर लो, क्रेडिट बैलेंस है तो भाई बताओ कि तुमने अभी तक पॉलिसी इशू क्यों नहीं करी, ठीक है। तो इससे हो गया। चलो नीचे आ जाओ। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस इसके अंदर है कि जो बंदा, अब चलो समझाने पे अपन नहीं जाएंगे अभी, फटाफट उसको याद करते हैं।
कुछ ही नहीं, एक सप्लायर है, उसने कस्टमर को माल बेचा, सप्लायर है, उसने कस्टमर को माल बेचा, तो अब वो बंदा उसका पैसे नहीं दे रहा है, ट्रेड रिसीवेबल बन गया था, अब उसके पैसे नहीं दे रहा है। पर ध्यान रखना कि फैक्टरिंग अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, फैक्टरिंग अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। फैक्टरिंग अरेंजमेंट तुमको पता होगा यार इस लेवल पे हो तो। फैक्टरिंग अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए कि तुमने किसी बंदे से डेटर खरीदा है और अब तुम उस पर इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो। एक तरह से समझो डेटर था, वो पैसा नहीं दे रहा है, तो सप्लायर था, उसका एक कस्टमर था, उसका एक ट्रेड रिसीवेबल बना था और वो फैक्टरिंग से नहीं बना था। तो एक सप्लायर था, इसको उसने फेयर मार्केट वैल्यू पे माल बेचा था, और एक कस्टमर था, उसका पॉलिसी होल्डर, उसके पास एक कस्टमर था, एक पॉलिसी होल्डर था, उसके पास एक कस्टमर था, जिसकी वजह से ट्रेड रिसीवेबल बना था, जो उसको भी पैसा नहीं दे रहा है, और वो ट्रेड रिसीवेबल फैक्टरिंग से नहीं बना था, फैक्टरिंग से नहीं बना था। ठीक है, तो ये हो गया। साथ में अब ये 2 पॉइंट अलग से याद करना कि प्रीमियम उसको एंटायर पीरियड की देनी पड़ेगी अगर तुम वो क्लेम कर रहे हो तो, और अदर रिक्वायरमेंट हटाओ। ठीक है, ये छोड़ो। चलो ये भी ये बाकी है। तो वैसे ये तुमको बता दूं, ये अपन टॉपिक कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, पर ये जो है ना, मैं तुमको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे तुम ले लेना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देता हूं मैं। और अगर लिंक काम नहीं करता, कई बार बच्चे बोलते हैं, तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे जाना, ऊपर सीए हेमंत सोमानी सर्च कर लेना, ऑटोमेटिक वो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। ठीक है, और बाकी ये वाली तो मैं तुमको पीडीएफ दे दूंगा। अब अगर तुमको नहीं सर फुल बुक भी चाहिए, तो ये देखो, ये अपनी फुल बुक है। अब इसमें इंश्योरेंस चैप्टर ढूंढना पड़ेगा, अभी इंडेक्स में जाना पड़ेगा, चलो छोड़ो। तो अब ये अपनी फुल बुक है, जैसे ये चैप्टर नंबर 3 है। तो अब फुल बुक भी अगर तुमको चाहिए, तो ओनली इसके अंदर मेन चीज ये है कि 500 पेजेस के अंदर, ओनली 500 पेजेस के अंदर अपन ने पूरा का पूरा ऑडिट कवर कर रखा है, पर कॉन्सेप्ट कवर कर रखा है, प्लस क्वेश्चन भी कवर कर रखा है। दोनों चीजें 500 पेजेस के अंदर कवर है। पूरी चार्ट और टेबुलर फॉर्मेट में कलरफुल है, तुमको दिख ही रही है, चीजें हाईलाइट भी है, आंसर तो छोड़ो, क्वेश्चन भी हाईलाइट करके। जैसे ही कोई भी क्वेश्चन है, उसी के नीचे आईसीआई ने कौन सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के नीचे आईसीआई ने आज तक कौन से क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन भी डाल रखे। अब ये देखो, सीएफओ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया बिजनेस रिस्क देख के, ये जो ट्रिक है वो मैं पढ़ाता हूँ, वो ट्रिक सारी इसके अंदर भी डाल रखी है। सब कुछ अच्छा है, चार्ट टेबुलर फॉर्मेट के अंदर है, हाईलाइटेड है। ये ट्रिक यहाँ पे ट्रिक अपन पढ़ाते हो, ट्रिक भी इधर डाल रखी है, क्वेश्चंस भी साथ में कवर कर रखे हैं। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के नीचे आज तक जितने भी क्वेश्चन है वो कवर कर रखे हैं। सॉफ्ट कॉपी परचेस करनी हो तो परचेस कर लेना, ये नीचे मिल जाएगी तुमको, पूरी पूरी बुक 500 पेजेस के अंदर। ठीक है, और मेन सबसे अच्छी चीज इसके अंदर जो भी अपन पढ़ा रहे हैं, मतलब ये पूरी बुक से फ्री फास्ट ट्रैक कोर्स यूट्यूब पे अपन ने कवर करा है, बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक कोर्स है, 100% कवरेज इंक्लूडेड, अंडरस्टैंडिंग भी है उसके अंदर और रटाफिकेशन भी, तो इसी बुक से कवर करा है अपन ने वो। ठीक है, तो ये तुमको परचेस करनी हो, नीचे सॉफ्ट कॉपी का मैं लिंक दे दूंगा। चलो, अब अपन आए वापस एड टॉपिक पे, री इंश्योरेंस इनवर्ड एंड री इंश्योरेंस आउटवर्ड, री इंश्योरेंस इनवर्ड एंड री इंश्योरेंस आउटवर्ड, अपना लास्ट टॉपिक बचा है ये रटाफिकेशन वाला। तो अब इसके अंदर है, री इंश्योरेंस इनवर्ड मतलब होता है मैं री इंश्योरर हूं, मैंने लाइबिलिटी ले ली मेरे माथे से, किसी बंदे को बोल दिया कि तेरा, किसी इंश्योरेंस कंपनी को कि आप री इंश्योरर मैं बन जाता हूं, थोड़ा बहुत लाइबिलिटी मैं लेता हूं। री इंश्योरेंस आउटवर्ड मतलब मैंने मेरी लाइबिलिटी दूसरे के माथे पे डाल दी, पर अपन अभी समझेंगे नहीं, चलो पढ़ते हैं। तो इसको दोनों को मैंने एक सजा दिया है टेबुलर फॉर्मेट में, बहुत ईजी तरीके से, कि दोनों एक साथ याद करा दूंगा तुमको। मैंने बैंक, ये ट्रिक याद करना, मैंने बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करा फॉरेन करेंसी परचेस करने का, मैंने बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करा फॉरेन करेंसी परचेस करने का, उसने कमीशन भी चार्ज करा इसके लिए। मैंने बैंक के साथ एग्रीमेंट करा एक फॉरेन करेंसी परचेस करने का, उसने उसके लिए कमीशन भी चार्ज करा। मैंने बैंक के साथ एग्रीमेंट करा फॉरेन करेंसी परचेस करने का, उसने उसके लिए कमीशन भी चार्ज करा। पर जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस पे कंफर्मेशन लिया, पर मैं जब क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन लिया, तो उसने कोई प्रोविजन ही नहीं बनाया यार उसका, उसने तो कमीशन तक आते चार्ज कर लिया मेरे से। पर जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन लिया, तो उसने तो कोई प्रोविजन ही नहीं बनाया। पर जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन लिया, तो उसने तो प्रोविजन ही नहीं बनाया। एग्रीमेंट करा था फॉरेन करेंसी परचेस करने का, उसने, बैंक ने उससे कमीशन भी चार्ज करा था मेरे से। पर जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन लिया, तो बैंक देखा कि बैंक ने तो कोई प्रोविजन ही नहीं बनाया। मैंने एग्रीमेंट करा था बैंक से फॉरेन करेंसी परचेस करने का, जिसके लिए बैंक ने कमीशन भी चार्ज करा। पर जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन मांगा, तो मैंने देखा कि बैंक ने तो उसके लिए कोई प्रोविजन ही नहीं बनाया। ठीक है, तभी मैं दोनों पॉइंट एक साथ जोड़ देता हूं यहाँ पे। जो री इंश्योरेंस इनवर्ड और आउटवर्ड है, दोनों एज पर द एग्रीमेंट ही होने चाहिए, दोनों एज पर द एग्रीमेंट ही होने चाहिए। फॉरेन करेंसी से अब 2 पॉइंट आएंगे, फॉरेन करेंसी से पॉइंट आएंगे कि अगर पॉलिसी बाहर हुआ है, मतलब अगर फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हुआ है, तो एस 11 फॉलो करना है अपन को। क्या फॉलो करना है? एस 11 फॉलो करना है, उसका करेंसी ट्रांसलेशन फॉलो करना है यहाँ पे। और यहाँ पे है कि जो पैसा आएगा जाएगा, वो फेमा की गाइडलाइंस के हिसाब से आना जाना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन जो होते हैं उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से आना चाहिए। एक तो एस 11 फॉलो करना चाहिए अगर आपको फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो करेंसी ट्रांसलेशन वगैरह गेन लॉस वगैरह के लिए, और एक फेमा, पैसा आना जाना है तो फॉरेन करेंसी के रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे ना फॉरेन एक्सचेंज के, तो वो फेमा फॉलो कर लेना। कमीशन, अब यहाँ पे कमीशन भी चार्ज करा, कमीशन कैलकुलेट करा एज पर द एग्रीमेंट, कमीशन कैलकुलेट करा एज पर द अरेंजमेंट, सेम है।
क्लोजिंग रिटर्न का कंफर्मेशन, क्लोजिंग मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं क्लोजिंग रिटर्न क्या होता है, अभी समझने के लिए फ्री फास्टैग पे रेफर कर लो, अभी केवल याद कराने पे। तो जो क्लोजिंग रिटर्न हुआ था उसी हिसाब से अपन ने पेमेंट और रिसिप्ट मिली है। जो क्लोजिंग रिटर्न आता है ना, क्लोजिंग रिटर्न आता है री इंश्योरर इशू करता है, इंश्योरर मेन इंश्योरर इशू करता है, उसी हिसाब से अपन को रिसिप्ट पैसा मिला गया है। और इसके अंदर भी ये अंडर राइटिंग रिटर्न के हिसाब से नाम अलग है, यहाँ पे क्लोजिंग रिटर्न है, यहाँ पे अंडर राइटिंग रिटर्न है, सेम चीज सेम ही है ये दोनों, है ना। तो ये क्लोजिंग रिटर्न हो गया, ये अंडर राइटिंग रिटर्न हो गया। अब बैलेंस कंफर्मेशन, क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, एक री इंश्योरर है एक इंश्योरर है, तो दोनों की बुक्स को मैच करना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट, तो उसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम कंफर्मेशन वाला पॉइंट हो गया। प्रोविजन, चेक इफ एनी लार्ज क्लेम रिक्वायर प्रोविजन, लार्ज क्लेम पे कोई भी प्रोविजन देना है क्या, यहाँ पे देखना है कि इंडिविजुअल अकाउंट को देखो कि कोई भी प्रोविजन देना है क्या। एक और प्रोविजन है वेदर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन राइटिंग ऑफ बेस्ड ऑन डाउटफुल रिकवरी, कि अगर पैसा नहीं आना है तो जबरदस्ती तुमने प्रोविजन तो ही बना रखा क्या, इसका पैसा आना है, डेट जबरदस्ती तो नहीं बना रखा ना, उसको भी देखो। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लॉसेस रिकवरी कंफर्म करो, आउटस्टैंडिंग लॉस जो अपने पड़े वो रिकवर होने वाले है क्या री इंश्योरर से, वो भी कवर करो, वो चेक करो तुम उसको, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब मैंने एग्रीमेंट करा था फॉरेन करेंसी परचेज करने का बैंक से, बैंक ने उसके लिए कमीशन भी चार्ज करा था, पर जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस का कंफर्मेशन लिया तो देखा कि उसने तो मेरे लिए प्रोविजन ही नहीं बनाया था। इससे तुम्हारे सारे पॉइंट लिंक हो जाएंगे। ओके, चलो ठीक है, तो अपना इंश्योरेंस वाला चैप्टर हो गया। बुक खरीदनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, बाकी ये फ्री वाले नोट्स तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ये तो बिल्कुल ओनली ट्रिक ट्रिक डाल रखी है इसके अंदर, वहां पे मिल जाएंगे। इसके अंदर 100% ट्रिक नहीं है, बाकी ट्रिक बुक के अंदर यार, कुछ चीजें तो मैंने उधर भी छोड़ी। चलो गुड बाय।